खंबा घनी सबको मारो राजस्थान यूट्यूब चैनल पे आप सबको घनो घनो अभिनंदन। आज से हम करंट अफेयर सीरीज की स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और शुरुआत किस टॉपिक से करें? शुरुआत करने वाले हैं वर्ल्ड आदिवासी दिवस से, ठीक है। विश्व आदिवासी दिवस से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि 9 अगस्त यानी कि आज मनाया जा रहा है। तो करंट अफेयर्स की इससे बेहतर शुरुआत नहीं हो सकती। हमारे राजस्थान में हमारे आदिवासी भाई बहन कहाँ पे रहते हैं? उदयपुर में मिलेंगे आपको, बागड़ रीजन में। अगर याद हो राजस्थान का मैप, तो मैंने याद ही वैसे करवाया था कि मेवाड़ के जो महाराणा थे उनका आदिवासियों के साथ बहुत ज्यादा अच्छा जो है प्यार था, बहुत लोग उनको मानते थे, ठीक है। और उसके साथ साथ भिलवाड़ा के अंदर। तो जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आज 9 अगस्त ही है। आप लोग इसको देखेंगे 10 अगस्त को, तो इसको याद कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। और वैसे मैं करंट अफेयर्स आपको जनवरी से जुलाई तक के करवाने वाली हूँ। कुछ लोगों को बहुत डाउट्स हो रहा है कि एसीएफ में 2019 के भी आएंगे, तो 2019 के भी आप जो है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाके मेरी स्पेशल क्लासेस में देख सकते हैं। मैंने वहां पे काफी करंट अफेयर्स कवर करवाए हुए हैं ऑलरेडी, और अगर हमें टाइम ने परमिशन दी तो मैं पिछले वाले भी आपको करवाने की पूरी कोशिश करूंगी। तो शुरुआत करते हैं विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त। हमारे जितने आदिवासी भाई बहन हैं सबको बहुत बहुत बधाई इस चीज के लिए। और ये हर साल मनाया जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल, 9 अगस्त एवरी ईयर। अगस्त बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 5 अगस्त को राम जन्मभूमि हुआ, 370 हटा, और 9 अगस्त को उसके 4 दिन बाद ही हम लोग जो हमारे खुद के इंडिजिनस भाई बहन है उनके लिए ये जो है डे मनाते हैं 9 अगस्त को हर साल को, ठीक है। इसका पर्पस क्या है, क्यों मनाते हैं? क्योंकि जो हमारे आदिवासी हैं भाई बहन, उनका जो कल्चर है, उनकी संस्कृति, उनकी जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी में जो हमारा बाकी समाज का पार्ट है, आज तक उन्होंने उसको बना के रखा है, तो उसको हमें मेंटेन करके रखना है। ये लक्ष्य है इस दिवस को मनाने का। इस दिवस की शुरुआत कब हुई थी? यूनाइटेड नेशंस वर्किंग ग्रुप की एक मीटिंग हुई थी। कहां पर? जिनेवा के अंदर, 1982 के अंदर, ठीक है। जिनेवा में 1982 के अंदर, तो वहां पे इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी। अगर पूछे पहला इंटरनेशनल आदिवासी दिवस कब मनाया गया, तो वो आपको याद रखना है 94 में। तो 9 नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 94 के अंदर। अगस्त कौन सा महीना है? 8वां। इसको 8 का आधा कर दो 4, तो आपको याद रह जाएगा, माइंड में क्लिक कर जाएगा। अच्छा, आदिवासी दिवस के जो नोट्स हैं ये मैं अभी इंग्लिश में ही प्रोवाइड करवा पा रही हूँ, आपको कोशिश करूंगी हिंदी में भी करा दूं। इसके बाद जो करंट अफेयर्स करने वाले हैं वो बाइलिंगुअल आएंगे, इंग्लिश में भी मिलेंगे आपको, हिंदी में ही मिलने वाले हैं, आज ही कवर करेंगे, ठीक है। तो ये सबको क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो है पहला इंटरनेशनल डिकेड यानी कि दशक जो है कब मनाया गया वर्ल्ड इंडिजिनस पीपल का? तो 94 में पहला डे मनाया था, उसी साल घोषित कर दिया था कि आने वाला दशक जो है आदिवासी लोगों का होगा। तो ये जो है 1995 टू 2004 हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। दूसरा दशक कब मनाया गया? इसके अगले ही साल शुरू कर दिया, यानी कि 2005 से 15 तक, और इसको नाम दिया गया अ डिकेड फॉर एक्शन एंड डिग्निटी। उनकी जो डिग्निटी है, उनका जो मान सम्मान है, वो हमें बचा के रखना है, ठीक है। क्लियर है सबको? अच्छा, अब क्वेश्चन आ सकता है वर्ल्ड ट्राइबल डे का 2020 का थीम क्या है? अब 2020 का थीम में कुछ सोचना ही नहीं है आप लोगों को। पूरा 2020 किस में गया? कोरोना ने जान ले ली है 2020 में, ठीक है। बहुत ही डिप्रेसिंग से इवेंट्स भी हो रहे हैं, इस तरह की चीजें हो रही हैं, तो थीम भी वैसा ही है, कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपल। तो कोरोना के आउटब्रेक में हमें हमारे जो आदिवासी भाई बहन हैं उनके कल्चर को, उनके अधिकारों को, उनकी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको प्रोटेक्ट करने रखना है। तो यही 2020 का थीम है। तो थीम में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, कोविड-19 दिखेगा वहां पे पेपर में और इंडिजिनस पीपल दिखेगा, मार्क कर देना, ठीक है। अगर आपको ये करंट अफेयर सीरीज अच्छी लग रही है और डेली आपको नोटिफिकेशन चाहिए, तो आपको काम क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। इसको हर गांव तक, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं रहते हैं, सब तक इसको वायरल कर देना, ठीक है। चले, हमारे संविधान की बात करें। हमारे संविधान में थोड़ा सा बेसिक भी जानते हैं, कहाँ पे ये मेंशन्ड है। हमारे संविधान के अंदर इनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहा जाता है, अनुसूचित जनजाति बोलते हैं। कौन सी अनुसूची में मेंशन है? शेड्यूल नंबर 5 के अंदर मेंशन्ड है, अगर स्टैटिक क्वेश्चन आ जाता है तो, ठीक है। सेंसस 2011 के मुताबिक, ठीक है, हमारे यहाँ पर इंडिया में शेड्यूल्ड ट्राइब्स, अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है? तो 10.5 करोड़ के आसपास है, 10.43 करोड़। कितना परसेंट बना रहे हैं ये हमारी कंट्री की टोटल जनसंख्या का? 8.6 करोड़, ठीक है। तो संख्या की बात करें तो 10.43 करोड़ है,
ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें परसेंटेज की, तो परसेंटेज कितना हो जाएगा, 8.6% होने वाला है। याद रख लोगे, ये भारत का सेंसस 2011 की डिटेल्स है। और क्षेत्रफल कितना है, कितने क्षेत्रफल में हमारे जो जनजाति भाई बहन है वो फैले हुए हैं, करीब करीब 15% लैंड एरिया जो है इंडिया में वो ऑक्यूपाइड है किसके द्वारा, ट्राइबल कम्युनिटीज के द्वारा। क्लियर है सबको? अगर स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन आएगा तब भी आप लोग कर पाएंगे, करंट ओरिएंटेड आएगा तब भी हम लोग इसको बना पाएंगे पेपर में, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा आदिवासी कौन सी स्टेट में रहते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर रहते हैं। अगर मैं नंबर की बात करूं, ठीक है, मैक्सिमम नंबर, सबसे अधिक संख्या आदिवासी जो हमारी जनजाति है उनकी कहां पर है भारत में, मध्य प्रदेश के अंदर। राजस्थान का कौन सा रैंक है, उसमें 6वें नंबर पे आते हैं हम, ठीक है। कौन से नंबर पे आते हैं, 6th रैंक में आते हैं अगर आदिवासी जो जनजाति हैं उनकी संख्या की बात करें। अगर मैं वहीं बात करूं परसेंटेज की, अगर अलग अलग राज्य की जनसंख्या देख ले और उस राज्य की जनसंख्या के कितने % लोग आदिवासी हैं, तब ये जो डेटा है वो चेंज हो जाता है, लेकिन जो पहला अक्षर है वो सेम ही रहेगा। यहाँ पे मध्य प्रदेश है। और अगर मैं परसेंटेज की बात करती हूँ, सबसे अधिक प्रतिशत की बात करती हूँ ट्राइब्स की, तो वो मिजोरम में है। फिर हम कहाँ चले जाएंगे, फिर हम जो है नॉर्थ ईस्ट के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के अंदर, यहाँ पे मिजोरम के अंदर सबसे अधिक प्रतिशत है। तो क्वेश्चन ध्यान से देखना, पूछा क्या गया है, नंबर पूछा गया है या प्रतिशत पूछा गया है। अगर प्रतिशत की बात करें, राजस्थान का रैंक कितना आएगा, अगर हम कहें राजस्थान की जनसंख्या के कितने लोग आदिवासी है, तो हम जो है 13वें रैंक पर हो जाते हैं, 7 नंबर पीछे हो जाते हैं। कितने रैंक पर हो जाएंगे हम लोग, 13वें रैंक के ऊपर हो जाएंगे। यहां तक पॉइंट क्लियर है। अब अपने राजस्थान में देखें, सबसे ज्यादा आदिवासी कहां रहते हैं, सबसे कम आदिवासी कहां रहते हैं, सबसे अधिक प्रतिशत आदिवासियों का कहां पर है और सबसे कम प्रतिशत आदिवासियों का कहां पर है। तो इसमें कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है हम लोगों को, हमें पता है मेवाड़ के महाराणाओं का आदिवासियों से बहुत अच्छा रिलेशन था। तो ऐसे याद कर लो, बागड़ से जितने आदिवासी थे ना, सब उधर ही पहुंच गए, उदयपुर पहुंच गए। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या आदिवासियों की राजस्थान में, जनजातियों की कहां पर है, हमारे उदयपुर के अंदर है। और सबसे कम कहां पर है, सबसे कम बीकानेर के अंदर है। सबसे अधिक उदयपुर में और सबसे कम बीकानेर में। अगर मैं प्रतिशत की बात करूं, ठीक है, कि एक जिले की जनसंख्या का सबसे अधिक प्रतिशत जनजाति जनसंख्या कहां पर मिलेगी, तो परसेंटेज की बात करेंगे तो बांसवाड़ा में मिलेगी। कहां पे मिलेगी, बांसवाड़ा के अंदर। ये राजस्थान का मैप है सपोज, ठीक है। तो उदयपुर के अंदर तो सबसे अधिक जनसंख्या है। अगर मैं प्रतिशत की बात करूंगी तो सबसे अधिक बांसवाड़ा के अंदर आ जाएगा, ठीक है। सबसे कम की अगर मैं बात करूं, अब थोड़ा थोड़ा मैप आपको याद होगा, मैंने पूरे 33 जिले याद करवाए हैं। जिस किसी ने नहीं देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाना, लर्न विद ट्रिक्स में या बिगनर्स गाइड में मैंने डाल दिया है, वो नक्शा जरूर याद कर लेना। अगर राजस्थान पढ़ना है तो मैप आना जरूरी है, ठीक है। अगर मैं बात करूं सबसे कम जनसंख्या आदिवासियों की कहां पर है, तो वो आपको इधर बीकानेर में मिलेगी, ठीक है। और अगर सबसे कम प्रतिशत की बात करें, नागौर, नाग से मैंने याद करवाया था, तो वो आपको यहां पर नागौर में मिलेगी, ठीक है। तो ये 4 जो है जिले हमें याद करने हैं, क्वेश्चन इनके ऊपर पूछा जा सकता है। क्लियर है सबको? आई थिंक सबको याद हो गया होगा ये पॉइंट, ठीक है। तो क्या क्या पढ़ा है हमने आदिवासियों के 9 अगस्त। थीम क्या है हमारा, थीम है कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपल, उनको हमें प्रोटेक्ट करके रखना है, ठीक है। हर साल मनाया जाता है। पहला 82 में मीटिंग हुआ था, 94 में पहला दिवस ये मनाया गया था। फिर हमने 2 दशक किए, 95 से लेके 2004, 2005 से लेके 2015। फिर हमने देखा पूरे भारत में सबसे अधिक जनजाति कहाँ रहते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर। राजस्थान का रैंक कितना है, 13वां। लेकिन अगर मैं प्रतिशत की बात करूं तो सबसे अधिक प्रतिशत बनता है मिजोरम का, और हमारा रैंक कितना आता है, 13वां। फिर हमने बात की राजस्थान में सबसे अधिक आदिवासी कहां पे रहते हैं, उदयपुर में, और सबसे कम कहां पे, बीकानेर में। अगर प्रतिशत की बात करें तो सबसे अधिक प्रतिशत कहां पे मिलेगा आपको, तो बांसवाड़ा के अंदर। और सबसे कम प्रतिशत कहां पे मिलेगा आपको, वो मिलेगा नागौर में। ऐसे टिप्स पे हमें याद होने चाहिए ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो 2 चीजों के अंदर संदेह नहीं हो, हमें डाउट नहीं होना चाहिए। अब इस दिन राजस्थान सरकार ने कुछ दिया है आदिवासियों को, कुछ तो बनता है हमारे जनजाति भाई बहनों के लिए। तो हाँ, हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत जी, इन्होंने संडे को ही बहुत सारे 41 प्रोजेक्ट्स की नींव रखी है, फाउंडेशन स्टोन रखा है। तो पूछ सकते हैं कि कितने प्रोजेक्ट्स की नींव रखी है, तो 41 प्रोजेक्ट्स की, 41 परियोजनाओं की नींव रखी है, जिनकी टोटल अमाउंट कितनी होगी, 127.85 करोड़। तो ये याद रख लो, 41 प्रोजेक्ट्स हैं टोटल और 127.85 करोड़ है,
ठीक है, कैसे किया आजकल, अब ये जो चीजें हैं हम फॉर्मली तो प्रेजेंट नहीं हो सकते कोरोना के चक्कर में, तो उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से किया है जैसलमेर से। और क्या क्या घोषणाएं की हैं, इन्होंने घोषणा की है 50 बेड का हॉस्पिटल खोला जाएगा, हॉस्टल खोला जाएगा जैसलमेर के अंदर। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आदिवासी दिवस पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि 50 बेड का एक हॉस्टल खोला जाएगा आदिवासियों के लिए, तो वो कहां पे खोला जाएगा, तो ये याद रखना, ये जैसलमेर के अंदर खोला जाएगा ताकि वो लोग पढ़ाई कर सके अपनी पूरी। और एक कोचिंग सेंटर खोला जाएगा, कोचिंग सेंटर पूछे तो जोधपुर के अंदर, मतलब कि हम जो है इनका मेन स्ट्रीम सोसाइटी में इनको लाना चाह रहे हैं, तो ये लोग कहां पे क्या चीज खोली जाएगी, तो ये मैप में देख लो, हॉस्टल जो है जैसलमेर के अंदर खोला जाएगा, ठीक है, और जो कोचिंग सेंटर है वो जोधपुर के अंदर खोला जाएगा, ऐसे हमें इसको याद रखना है, ठीक है। फिर ये 28 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की जो कीमत है वो 98 करोड़ है, 13 की 29 करोड़ है, इसमें इतना नहीं जाना, मुझे लग रहा है मेनली यही याद कर लो, 41 प्रोजेक्ट और 127.85 करोड़ की घोषणा जो है वो आदिवासी भाई बहनों के लिए की गई है। आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो मेरा मन था इसको मैं कवर करूं, तो मैंने इसको कवर कर दिया है। अब हम बात करते हैं दूसरे करंट अफेयर्स की, ठीक है। दूसरे करंट अफेयर्स की मेरे बारे में आप सब जानते हैं, मैं डॉक्टर तरुणा वत्स अनअकैडमी प्लस पे लाइव क्लासेस लेती हूँ। अनअकैडमी आरएएस को प्रीलिम्स मेंस को क्रैक करने का मेरे पास एक्सपीरियंस है, 2 बार इंटरव्यू फेस किया, ये सारा एक्सपीरियंस आप सभी के लिए है। इसको यूटिलाइज कहाँ पे कर सकते हैं आप लोग, यूट्यूब के साथ साथ अनअकैडमी प्लस पे ये मेरे कोर्सेज चल रहे हैं, टारगेट आरएएस बैच, एसीएफ बैच, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, ठीक है, सारे कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और 10% डिस्काउंट के लिए मेरा रेफरल कोड अभी नया हो गया है, आरएएस क्रैकर, प्लीज आप इसी को यूज कीजिएगा, आरएएस क्रैकर न्यू रेफरल कोड है, ठीक है। कोई भी आपको डाउट होता है, क्वेरीज होती हैं, कोई भी पूछना चाहते हैं, मेरे फेसबुक पेज आरएएस क्रैकर पे पूछ सकते हैं, यहाँ पे आपको पोस्ट में मेरे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, और ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर है, यहाँ पे आप सब मुझसे बात कर सकते हैं, कोई डाउट्स हो, कोई क्वेरीज हो प्लस के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। चले, ये करंट अफेयर्स करते करते कौन आ गए, हनुमान जी संजीवनी उठाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो जब संजीवनी शब्द की बात करते हैं तो क्या चीज दिमाग में आती है, बताओ। संजीवनी वो क्यों लेने गए थे, इलाज करने के लिए, किसका इलाज करने के लिए, लक्ष्मण जी का इलाज करने के लिए। तो संजीवनी शब्द से क्या सीखे हम सब लोग, हम सीखे कि ये किसी इलाज विलाज की बात हो रही है। एक और सीन दिखाती हूँ मैं आपको, उसको देख के क्या दिमाग में आ रहा है मुझे बताइएगा। ये आप देख रहे हैं महाभारत का सीन चल रहा है, ठीक है, महाभारत का सीन चल रहा है, और ये कौन है जो पूरा दृष्टांत जो हो रहा है उसको देख के स्टोरी सुना रहे हैं। महाभारत में किसको दिव्य दृष्टि प्राप्त थी, और उन्होंने वो पूरा का पूरा वृतांत सुनाया था धृतराष्ट्र को, किसको प्राप्त थी, संजय को प्राप्त थी, ठीक है। पूरा वहां से देख के पूरा सिनेरियो बता रहे हैं। तो ये जब सब सारी चीजें उस समय हो सकती थी, तो क्या आज भी पॉसिबल है, कुछ कनेक्शन सोच पा रहे हो। संजीवनी दवाइयों से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड, ठीक है, कुछ औषधि से रिलेटेड है, और संजय जो कि दूर से देखकर वो इलाज करवा पा रहे हैं। हमारे यहाँ पर क्या होता है, कई दफा पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है, किसी गांव में मान लो बरसिंहसर में कोई है और वहां पे अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, लेकिन हम उसकी काउंसलिंग किसी दूर दराज बैठे डॉक्टर से करवाना चाहते हैं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है। हाँ, अब ऐसा पॉसिबल है, इंटरनेट का ज़माना है, सारा दिन ज़रूरी नहीं है कि फेसबुक पे बैठ के विदेश में कोई बैठा है उसी से बात करें, इसको यूज़ भी कर सकते हैं अच्छे पर्पज़ के लिए। तो ऐसी ही एक चीज़ आई है ई संजीवनी। ई संजीवनी उसको नाम दिया गया है, जिससे डॉक्टर्स आपस में भी एक दूसरे से कंसल्ट कर सकते हैं, और डॉक्टर और पेशेंट का, मरीज का इंटरेक्शन भी साथ साथ हो सकता है। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, पूछती हूँ मैं आप सबसे, आज लाइव तो नहीं हूँ, रिकॉर्डेड सेशन है, तो प्लीज कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्या क्वेश्चन है आज का। आज का क्वेश्चन है फ्री मेडिकल टेली कंसल्टेशन। अब इसको आजकल क्या नाम दे दिया, उस टाइम पे दूर संचार, संजय के पास दिव्य दृष्टि से दूर से देख के कर देते थे, आजकल हमने इसको नाम दे दिया है टेली कंसल्टेशन, ठीक है। क्या नाम दे दिया है हम सब ने इसको, टेली कंसल्टेशन सर्विस। ये राजस्थान गवर्नमेंट ने शुरू की है हाल ही में। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, ई संजीवनी ओपीडी, ई संजीवनी, ई टेलीमेडिसिन, और नन ऑफ द अबव। आप आंसर सोच लीजिए, इसका आंसर दीजिए, क्या आंसर बनता है इसका। चले मैं बता देती हूँ आज तो इसका आंसर बनता है ई संजीवनी ओपीडी। आपको याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या बनेगा, ई संजीवनी ओपीडी। अब आप ये सोचें ई संजीवनी है या ई संजीवनी ओपीडी है, अगर एग्जाम में डाउट नहीं हो आप लोगों को,
ठीक है, तो उसका क्या इलाज है? ई संजीवनी से सोच लो, हमारे जो है आदिवासी जनजाति लोग हैं, गांव में बैठे हुए लोग हैं, उनको नहीं समझ में आएगा ई संजीवनी, ई क्या कर रहे हो, है ना। तो उनको आसान भाषा में समझाने के लिए, ओपीडी सबको पता है कि डॉक्टर बैठा है या नहीं बैठा है, ओपीडी चालू है या बंद है, वो सबको पता है। तो इसलिए याद कर लो कि राजस्थान के अंदर जो चिकित्सा सेवा शुरू की गई है, फ्री सेवा शुरू की गई है, निःशुल्क दूर संचार चिकित्सा सेवा, इसके आगे हमने आम लोगों को समझाने के लिए क्या नाम रख दिया है? ओपीडी नाम दे दिया है। ये मैं सिर्फ आपको याद करने के लिए बता रही हूँ ताकि एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं हो, ठीक है, एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं हो। तो क्या नाम है? ई संजीवनी ओपीडी। याद रखोगे? मजा आ रहा है पढ़ाई करते हुए? बोर तो नहीं हो रहे? बोर नहीं होना है पढ़ाई करते हुए, ठीक है, चलो ठीक है। तो ये इसका वो है। अच्छा, ये क्या राज्य सरकार की योजना है या फिर सेंट्रल सरकार की, केंद्रीय सरकार की योजना है? तो देखो, अगर मैं बात करूं मुख्य रूप से ई संजीवनी जो है वो केंद्र सरकार की योजना है, ठीक है। इसकी टैगलाइन क्या है आपको याद रखना है? ई संजीवनी ओपीडी। टैगलाइन है स्टे होम ओपीडी, घर पर बैठे बैठे ओपीडी का फायदा उठाओ, घर पर बैठे बैठे अपना इलाज पाओ, ठीक है। तो ये है स्वस्थ भारत नेशनल हेल्थ मिशन का ये पार्ट है, ठीक है, इसको हमें याद रखना है नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर। अब इसमें स्टेप्स हैं, कैसे आप इस फैसिलिटी का फायदा ले सकते हैं, कैसे आपको पता चलेगा लेना है। आम लोगों को नहीं पता होता। तो पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाके, ठीक है, मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी आपको मिलेगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो फॉर्मेलिटीज होती है वो सब भरना है, आपको टोकन मिल जाएगा, ठीक है। दूसरे स्टेप में आपको जब वो मिल जाएगा तो आपको लॉग इन करना है, आपकी आईडी जनरेट हो जाएगी। जैसे ओपीडी कार्ड नंबर लगता है ना, सरकारी अस्पताल में जाते हो तो नंबर मिलता है 1091, 1092, तो ये आपका सारा काम घर बैठे ही हो जाएगा, ठीक है। तो आपको लॉगिन करना होगा जब आपको पेशेंट आईडी मिल जाएगा। उसके बाद आपको वेट करना है। वेट मतलब वर्चुअल वेट, घर पर बैठे बैठे वेट करना है कि मेरा नंबर कब आएगा, इस तरीके से आपको वेट करना है। कॉल नाउ बटन अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा और आपकी वीडियो कॉल शुरू हो जाएगी जैसे ही आपका वेटिंग टाइम कम होगा, ठीक है। कभी करके देखा है? मेदांता में ये बहुत पहले से है, मेदांता में काफी टाइम से चल रहा है, मैंने एक बार फैसिलिटी ये ली है, अवेल की है, बड़ा आसान प्रोसीजर है, कुछ नहीं करना होता है इसके अंदर, ठीक है। तो वीडियो कॉल आपकी स्टार्ट हो जाएगी, डॉक्टर से आप बात करोगे, अपनी बीमारी बताओगे, वो आपको इलाज बताएंगे, आपको ई प्रिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ठीक है। आपके मोबाइल पे आपका प्रिस्क्रिप्शन आ जाएगा, मेल पे आपका प्रिस्क्रिप्शन आ जाएगा। तो आसान प्रोसेस है। अगर वो एक क्वेश्चन बना के दे दे ई संजीवनी ओपीडी के स्टेप क्या है, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन, दूसरे नंबर पे टोकन जनरेशन, तीसरे नंबर पे लॉगिन करना है, ये सबको पता है मेरे ख्याल, आजकल के बच्चे तो स्मार्ट हैं, वेटिंग रूम और उसके बाद कंसल्टेशन, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसका लॉन्च कब हुआ, किसने लॉन्च किया, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो इसका लॉन्च हुआ है 4 मई 2020 को। कौन से वाला? राजस्थान सरकार वाला। किसने किया? ये राजस्थान के मुख्यमंत्री ने नहीं किया, याद कर लो, राज्य के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं श्री रघु शर्मा जी ने किया है, याद रख लेना ये पॉइंट। वरना हम जितनी मेजर स्कीम पढ़ते हैं सबका उद्घाटन मुख्यमंत्री जी करते हैं, चूंकि ये हेल्थ रिलेटेड जितनी है ना, मोस्टली इसमें हेल्थ मिनिस्टर आपको इन्वॉल्व मिलेंगे। तो ये किसने किया है? श्री रघु शर्मा जी ने किया है 4 मई 2020 को। नाम क्या है? ई संजीवनी ओपीडी नाम है। मेनली स्कीम किसकी है? केंद्र सरकार की ये योजना है, ठीक है। फ्री मेडिकल टेली कंसल्टेशन सर्विस बाय डेडिकेटिंग ई संजीवनी वेब पोर्टल, ठीक है, और लोग जो है अपना घर पर बैठकर फैसिलिटी ले सकते हैं। इसके लिए हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्होंने वेब पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। क्या लॉन्च किया गया है? ई संजीवनी ओपीडी का वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। क्लियर है सबको? यहाँ तक जितने पॉइंट्स हमने किए हैं, आई होप सबको क्लियर होगा, ठीक है। इसके अंदर 100 हेल्थ इंस्टीट्यूशन, 100 हॉस्पिटल्स हमने रिकॉग्नाइज किए हैं, ठीक है। हमारे राजस्थान के अंदर 30 डॉक्टर्स की टीम रहेगी। ये शायद से इतना नहीं पूछेंगे। टाइम क्या है? कॉमन बीमारियों के लिए 8 बजे से लेकर 2 बजे तक आप इस पे अपना लॉगिन वगैरह सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। वेब पोर्टल, अगर क्वेश्चन आए, देखो इस चीज में थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा। ई संजीवनी ओपीडी पे क्वेश्चन आते हैं तो हमारे राजस्थान के जो हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने उद्घाटन किया, जो फैसिलिटी है सारा मैंने बताया। अगर क्वेश्चन आए वेब पोर्टल, तो ये वेब पोर्टल किसी ने तो डेवलप किया होगा ना, चूंकि ये केंद्र सरकार का है। तो ये मेनली जो डेवलप किया गया है सारा प्लेटफॉर्म, सारी जो टेक्नोलॉजी है, ये डेवलप किया है सी डेक,
मोहाली ने। किसने डेवलप किया है? सीडेक। सीडेक क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग। इसके लिए बहुत ज्यादा दिमाग, कंप्यूटिंग, वो सारी चीजें तो चाहिए ना, तो ये बनाया किसने है? वेब पोर्टल ई संजीवनी स्टे होम ओपीडी, सीडेक मोहाली ने इसको एक्चुअली मतलब आप बोल लो डिस्कवर किया है या बनाया है, इस तरह की चीजें हैं, ठीक है। ई संजीवनी ओपीडी जो हमारे राजस्थान में हमने स्टार्ट किया है वो ई संजीवनी वेब पोर्टल पर ही बेस्ड है, इसी के ऊपर जो है ये बेस्ड है। ई संजीवनी हमारी भारत सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम है नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर, याद रखोगे। ई संजीवनी पे क्वेश्चन आएगा, ई संजीवनी ओपीडी, कभी भी वो दोनों क्वेश्चन आपको मिक्स करके नहीं देंगे, भारत सरकार और राज्य सरकार अलग अलग ही क्वेश्चन रखेंगे। लेकिन अगर वेब पोर्टल पूछे, वहां पे मेंशन करें वेब पोर्टल किसने विकसित किया है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन फिर नहीं लिख के आना राजस्थान सरकार, उसके अंदर सीडेक मोहाली ही हमारा आंसर आएगा। इस पॉइंट को आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। क्लियर है सबको? आई होप सबको क्लियर है, ठीक है। इंडिजिनसली डेवलप्ड हमने डेवलप किया है, तो भारत ने तो कहीं बाहर की हमने इसमें कोई मदद नहीं ली है, तो लोकली डेवलप्ड है। लो कॉस्ट टेलीमेडिसिन टेक्नोलॉजी है, इसमें कोई ज्यादा खर्चा आएगा नहीं, कोई आपको डॉक्टर्स को हजार रुपए फीस देने की जरूरत नहीं है, फ्री कंसल्टेशन सर्विसेज है, ठीक है। भारत के अंदर 150 जगह पर है, और ओवरसीज भी, अगर हमें किसी विदेश के डॉक्टर की मदद लेनी है तो वो भी हम इसमें ले सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर और क्या चीजें हैं? डॉक्टर टू पेशेंट हमने बात की ओपीडी के अंदर, ई संजीवनी ओपीडी। ओपीडी का मतलब क्या होता है? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, तो पेशेंट और डॉक्टर का रिलेशन। अगर ई संजीवनी प्लेन वो पूछें तो ये डॉक्टर टू डॉक्टर का रिलेशन है। एक डॉक्टर को हो सकता है ना, एक पेशेंट के अंदर एक से ज्यादा प्रॉब्लम हो, एक ऑर्गन का इफेक्ट दूसरे ऑर्गन पे नहीं पड़ रहा हो, तो 3-4 डॉक्टर्स आपस में मीटिंग करना चाहें तो वो भी इसके जरिए किया जा सकता है। डॉक्टर टू डॉक्टर टेलीमेडिसिन सिस्टम क्या है? डॉक्टर टू डॉक्टर टेलीमेडिसिन सिस्टम बीइंग डिप्लॉयड नेशनली बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। जो भारत सरकार का स्वास्थ्य मंत्रालय है वो इसको इंप्लीमेंट करता है, वो इसको लागू करवा रहा है, ठीक है। तो ई संजीवनी पे अगर क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा ध्यान में रखना, ये डॉक्टर टू डॉक्टर टेलीमेडिसिन सर्विस भी वो आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसको जनरेट किस में किया है? ये देखो, आयुष्मान भारत स्कीम के अंदर, आयुष्मान भारत स्कीम। ई संजीवनी ओपीडी किसके अंदर है? नेशनल भारत मिशन के अंदर। ये याद रखना है आपको, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ये, और इसको जो है आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों पर लागू किया गया है। ई संजीवनी डॉक्टर टू डॉक्टर टेलीमेडिसिन सर्विस है ये, ठीक है। तो इसमें ओपीडी आ जाए तो डॉक्टर और पेशेंट हो जाएगा, और प्लेन ई संजीवनी आ जाए तो डॉक्टर टू डॉक्टर, ठीक है। तो टेलीमेडिसिन और टेली कंसल्टेशन दो अलग अलग चीजें। कंसल्टेशन होगा पेशेंट के साथ, टेलीमेडिसिन होगा जो डॉक्टर आपस में बात करेंगे, पेशेंट के लिए पूरा प्रिस्क्रिप्शन देंगे वो लोग कि क्या ट्रीटमेंट इसमें हमारा बनता है। तो टेलीमेडिसिन वो बनते हैं जो संजय ने किया था, दूर से बैठे हुए सारा दृष्टांत सुनाया था। तो टेलीमेडिसिन वो हेल्थ केयर सिस्टम है जहां पे डिस्टेंस इज अ क्रिटिकल फैक्टर, हम लोग पास में पहुंच नहीं सकते, ठीक है। तो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके डॉक्टर्स आपस में बात करके डायग्नोसिस पे पहुंच सकते हैं, इलाज कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें इसके अंदर की जा सकती हैं, ठीक है। आई होप सबको क्लियर हो रहा है, सबको समझ आ रही है। ये पूरा जो है WHO का वो है कि टेलीमेडिसिन कैसे, इमेज देख लो, इमेज से ज्यादा दिमाग में रहेगा। ये नर्स हैं, ये डॉक्टर हैं, ये देखो आपस में सब एक दूसरे के साथ दूर से बैठे हुए बातें कर पा रहे हैं और कंसल्टेशन एक अच्छे रिकॉग्निशन के ऊपर पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो इतना काफी है। मेडिकल कंसल्टेशन वही है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करना, कम्युनिकेशन होगा। टेली कंसल्टेशन होता है डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन, ठीक है। और टेलीमेडिसिन होता है डॉक्टर्स का आपस में रिलेशन, जो आपस में वो लोग एक दूसरे से बात करते हैं, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है, डॉक्टर पेशेंट रिलेशन है। इसको हम बोलेंगे, ये एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर से बात कर रहे हैं, टेलीमेडिसिन, ठीक है। यहां पे एक पेशेंट डॉक्टर से बात कर रहा है, आप देख पा रहे हो, तो इसको हम बोलेंगे टेली कंसल्टेशन। और ई संजीवनी आएगा, प्लेन ई संजीवनी आए तो आपको टेलीमेडिसिन से कोरिलेट करना है, ई संजीवनी ओपीडी आए तो टेली कंसल्टेशन से रिलेट करना है, ठीक है। आई होप समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेंथी हो गया ये हमारा टॉपिक। ये स्टेप्स मैंने आपको करवा दिए हैं सारे, ये हम कर चुके हैं ऑलरेडी, आप देख सकते हैं। बस आसान प्रोसेस है, रजिस्ट्रेशन, टोकन जनरेशन, उसके बाद लॉगिन, लॉगिन के बाद वेटिंग रूम, वेटिंग रूम के बाद कंसल्टेशन। तो टोटल कितने स्टेप्स हैं? 4 स्टेप्स हैं, याद रखना है ये, ठीक है। ई संजीवनी, हाउ टेलीमेडिसिन वर्क्स। ई संजीवनी का मतलब टेलीमेडिसिन, ई संजीवनी ओपीडी का मतलब टेली कंसल्टेशन। ये पॉइंट भूलना मत, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है, इन पे कई दफा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है।
आई होप सबको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये तो प्रोसेस मैंने बताई दिया आपको। अगला क्वेश्चन पे छोड़ के जा रही हूँ, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। पीएम स्वनिधि किस चीज से रिलेटेड है? इसमें लोन प्रोवाइड करेंगे हम किसानों को, ठीक है, या स्ट्रीट वेंडर्स को किफायती लोन, या महिलाओं को, या किसी को भी नहीं। तो इस क्वेश्चन के साथ छोड़ के जा रही हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर पढ़ के आइएगा, नहीं पढ़ पाएंगे तो मैं करवाऊंगी ही आपको याद, ठीक है। और सेशन कैसा लगा आप सबको बताना है, करेंगे क्या आप इसमें लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा इसको। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, प्रिपेयर कर लिए मैंने आप सबके लिए। एक सेकंड दीजिए मुझे। हाँ ठीक है ठीक है, ओके ओके। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड। तो सेशन कैसा लगा बताइएगा करंट अफेयर्स का। कल से थोड़े करंट अफेयर्स और ज़्यादा करने लगेंगे, आज वाले टॉपिक इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा डिटेल में कवर किया आप सबके लिए, ठीक है। और प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, कमेंट सेक्शन ज़रूर दीजिएगा, पर्सनली सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ, सबको रिप्लाई भी करती हूँ। और अगली वीडियो का वेट कीजिए, तब तक आप सबको मेरी घनी घनी राम राम।